ब्रेस्ट फीडिंग टोटल पर से 1.5 and 2 ईयर तक, जहाँ तक मदर कंफर्टेबल है, क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है फर्स्ट 1 आवर बेबी सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। 6 वीक 10 वीक है ना, 14 वीक्स की वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसमें फीवर आपका आ सकता है। पहले जैसे ज़माने में हम कह देते हैं कि स्कैन्स नहीं होते थे, नाउ यू कांट रिलेट ऑल दोज ओल्ड थिंग्स। अभी रेडिएशन ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ी हुई है, डाइट अच्छी नहीं है। न्यू बॉर्न का जो स्लीप अवेक साइकिल है दैट इज़ 45 मिनट्स। ग्रोथ नॉट ओनली इंक्लूडिंग वेट, हेड साइज, लेंथ बेबी की, उसका क्या फीडिंग पैटर्न चल रहा है, यूरिन स्टूल का है, कोई और स्किन इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, या कोई स्क्रीनिंग तो नहीं रह गई, कोई टेस्ट तो नहीं रह गए। एक क्राइंग बेबी को सूद करने के लिए एक टिप। स्वागत है आप सबका आपके अपने पॉडकास्ट डॉक्टर विद डॉक्टर में। मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर कोमल अग्रवाल। डॉक्टर कोमल अग्रवाल बठिंडा पंजाब में न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि न्यू बॉर्न स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर कोमल अग्रवाल का डॉक्टर विद डॉक्टर पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर बुलाने के लिए। आपका ये बहुत ही अच्छा एक मंच है जिसपे डॉक्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने फील्ड के बारे में कुछ बताने के लिए। सो दिस इज अ सुपर आइडिया। मैम, सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आई एम डॉक्टर कोमल अग्रवाल। एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, कोटा सिटी। मैंने अपनी MBBS की है आसाम से, सिलचर मेडिकल कॉलेज, एंड देन मैंने अपनी MD पीडियाट्रिक्स की है उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज। आफ्टर डैट मेरी जो सुपर स्पेशलिटी है वो मैंने की है मुंबई से, एंड नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इन बठिंडा। तो हम न्यू बॉर्न केयर के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है मैम, न्यू बॉर्न का मतलब क्या होता है? देखिए, न्यू बॉर्न इज़ वेरी सिंपल वर्ड, न्यू प्लस बॉर्न, जो अभी अभी जस्ट पैदा हुआ है, इसी को साइंटिफिकली बोल देते हैं न्यूनेट। एंड जो हमारी ब्रांच है दैट इज़ न्यूनेटोलॉजी, दैट कवर्स बेबीज़ जो कि अप टू 28 डेज यानी कि 4 वीक्स की जिनकी एज है। ओके मैम। इसमें अभी एक सब ब्रांच भी आ रही है जिसे हम कहते हैं पेरिटेनोलॉजी। दैट इज़ समथिंग व्हेन न्यूनेटोलॉजिस्ट इज इन्वॉल्व, जब जहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और वो एंटीनेटली ही इन्वॉल्व है बेबी की केयर में, तो उसे पेरिनेटोलॉजी बोलते हैं। यानी कि आप केवल बेबी के जन्म से लेके और केवल 28 डेज तक? नहीं, पर सर फॉलोअप में भी बेबीज हमारे पास आते हैं। ओके मैम। तो मैम, प्रेगनेंसी के टाइम पे पेरेंट्स में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, उन्हें अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या क्या पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए? जब बेबी माँ के बॉडी में है तो ऑफ कोर्स हमारे लिए एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है मदर, तो हमें मदर का सबसे पहले ध्यान रखना है। एंड मेडिकल जो साइंस है उसमें केवल एक प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ है जिसमें हम मदर को पेशेंट कभी नहीं कहते हैं। दैट इज़ ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पे हैप्पीनेस एक्साइटमेंट है, तो मदर का ध्यान रखना है, उसकी डाइट का, उसके स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी का, उसकी स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज, टाइम टू टाइम जो डॉक्टर से कंसल्टेशन होने चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है रिलेटेड टू BP और शुगर, उसका ध्यान रखना चाहिए, तो ऑफकोर्स न्यूबॉर्न अपने आप हेल्दी होगा। ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी एक राय रहेगी हमेशा, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एज ए कपल दे शुड रीड समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, बहुत ब्रीफ में, लाइक 9 मंथ जो है उनको ट्राइमेस्टर में जब डिवाइड किया गया है, तो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज ट्राइमेस्टर, कैसे कैसे बेबी का आगे डेवलपमेंट होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने की क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ जो शॉट्स लगते हैं मदर को फ्लू का, टिटनस का, वो क्यों लग रहे हैं, ओके। एंड जैसे जैसे आपकी गायनेक आपको एडवाइस करती है, जो भी आपके स्कैन्स हो रहे हैं वो प्लीज़ टाइमली कराइए। पहले जैसे ज़माने में हम कह देते हैं कि स्कैन्स नहीं होते थे, नाउ यू कांट रिलेट ऑल दोज ओल्ड थिंग्स। अभी रेडिएशन ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ी हुई है, डाइट अच्छी नहीं है, तो आजकल डिफेक्ट्स ये सब ज़्यादा हो रहे हैं, मैच्योरिटी ज़्यादा हो रही है, इसीलिए, है ना। इसके अलावा अब मदर का तो ये हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपका बेबी होने वाला है तो राइटली यू चूज़ अ पीडियाट्रिशियन। आपको ये पता होना चाहिए जब हमारी मदर की जब डिलीवरी हो रही है तो वहाँ कौन डॉक्टर आने वाले हैं बेबी को अटेंड करने के लिए। डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग को लेके बहुत मिसकंसेप्शंस हैं मैम, कितने टाइम के बाद हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी चाहिए? एज सून एज पॉसिबल। अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो इमीडिएटली, जहाँ पे माँ अगर कंफर्टेबल है, और सिजेरियन में भी विद इन 1 आवर। आजकल तो न्यू कॉन्सेप्ट है कि जब बेबी हमारा निकलता है, इवन जो कॉर्ड है उसको कट करने से पहले हम बेबी को शीट में रैप करके और मदर के पेट पर ही लेटा देते हैं, एब्डोमेन पे। तो मदर इज़ बिजी विद बेबी एंड गायनेक अपना काम कर रहे हैं, हम बेबी की अलग से केयर कर रहे हैं। क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है फर्स्ट 1 आवर बेबी सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो दैट टाइम जो लैचिंग होती है, जो वो एफर्ट लगाता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, वो सबसे अच्छे होते हैं। ओके मैम। और इसके मदर के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो पेन में एक है, अगर उसे बेबी अपना मिलेगा जिसके लिए वो 9 मंथ से वेट कर रही थी, तो उसका स्ट्रेस, एंजाइटी सब कम हो जाएगा। मैम, पाउडर मिल्क बहुत सारे लोग पिलाते हैं जस्ट बेबी के बोर्न होने के बाद, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क आता नहीं है या फिर
कोई और प्रॉब्लम्स की वजह से, क्या पाउडर मिल्क हमें पिलाना चाहिए बेबी को? आइडियली नॉट। ब्रेस्ट फीडिंग जितना आप कोशिश करें पिलाना चाहिए। और सभी ने सुना होगा कोलेस्ट्रम के बारे में, जो पहले 2 दिन 3 दिन जो गाढ़ा दूध आता है उसे हम ऐसे मान लेते हैं कि ये दूध आ नहीं रहा है, बट एक्चुअली दैट इज थिक एंड येलो मिल्क इज कोलेस्ट्रम नोन एज गोल्डन ड्रॉप्स। उसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है बेबी के लिए, तो उतना ही बहुत होता है बेबी के लिए। तो पाउडर मिल्क सब पिलाने का सबसे बड़ा कारण क्या है मैम? ये होता है कि लोग पहले से ही कंसेप्शन बना लेते हैं कि मदर को मिल्क नहीं आ रहा है, बेबी क्राई कर रहा है, तो उसको उसका पेट भरना है, भूखा नहीं रखना है, तो उसको पिला देते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ मदर इज़ वेरी सिक या नॉट कंफर्टेबल टू ब्रेस्ट फीड, या बेबी आईसीयू में किसी रीज़न से शिफ्ट हो गया है, वहाँ हमें फॉर्मूला देना पड़ता है। मैम कितने टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए बेबी को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? अप टू 6 मंथ। उसके आगे भी करानी चाहिए, बट एक्सक्लूसिव जैसे आपने ये टर्म यूज़ किया, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि आप ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ अप टू 6 मंथ। एंड उसके बाद आपको सेमी सॉलिड डाइट शुरू करनी चाहिए। ठीक है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग टोटल पर से 1.5 and 2 ईयर तक, जहाँ तक मदर कंफर्टेबल है। मैम क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स होती हैं नियोनेट्स में जो कॉमनली देखी जाती हैं? सी देयर आर 2 terms, कॉमन प्रॉब्लम्स एंड कॉमन इलनेस। Okay. Now first I'm talking about the problems. Okay, तो जैसे कि फिजियोलॉजिकल वेट लॉस, जैसे बेबी हुआ सपोज 3 kg का, तो फर्स्ट 1 वीक to 10 days उसका वेट गेन नहीं होता है, बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ स्टूल, यूरिन, एंड जो हम कहते हैं कि यूट्राइन स्वेलिंग उसकी जो रिड्यूस होती है, उस वजह से वेट लॉस रहता है, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ, जैसे क्रेडल क्रैप होता है, डायपर रैश हो जाते हैं, इरिदिमा टॉक्सिकम जो रेड रैश होते हैं बिकॉज ऑफ हार्श क्लोथ्स की वजह से हो जाता है। ठीक है, बच्चा रो रहा है स्टूल एंड यूरिन पास करने की वजह से, हिकअप्स, स्नीजिंग, ये सारे कॉमन प्रॉब्लम है। कॉलिक है, ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो सारे पेरेंट्स डील करते हैं, जो कि सबको होनी है मोस्टली। और कॉमन इलनेस क्या होती है मैम? इलनेस दोनों बेबीज अलग अलग हैं, प्रीमेच्योर एंड टर्म बेबीज। प्रीमेच्योर हम उन्हें कहते हैं जो 37 वीक से पहले बॉर्न हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन। उनमें है ब्रीदिंग इश्यूज जिसे RDS कहते हैं। इसके अलावा सेप्सिस है, जॉन्डिस है, NEC यानी कि जो उनको जो फीड है टॉलरेट नहीं हुई है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। टर्म बेबी में अगेन ब्रीदिंग इश्यूज, मेकोनियम जैसे हम कहते हैं कि बच्चे ने पॉटी पास कर दी, पेट में गंदा पानी हो गया, उसको पी लिया, उस वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, बच्चा जन्म के नहीं रोया, जो आपने सुना हो, पेरिनेटल एस्फिक्सिया होती है, उसको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं। बिल्कुल। तो किन बच्चों को मैम ICU में शिफ्ट किया जाता है? ICU में शिफ्ट करने के कई रीज़न हैं। आज के एरा में अगर मैं बात करूं तो प्रीमेच्योरिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, IVF कंसेप्शन एंड असिस्टेड जो प्रेगनेंसीज हो रही हैं उसमें ट्विन डिलीवरीज एंड प्रीमेच्योरिटी के चांसेस बढ़ गए हैं, तो वो रीज़न हो गया एडमिट करवाने का। टर्म बेबीज़ में जैसे मैंने आपको बताया, जॉन्डिस, इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, या उनको कोई लूज टूल है, डिहाइड्रेशन है, तो ये वाले इश्यूज़ हैं। जॉन्डिस बहुत ज़्यादा सुनने में आता है बच्चों में, तो क्या जॉन्डिस नॉर्मल होता है? ऑफ कोर्स जॉन्डिस नॉर्मल है। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो 2 अलग अलग चेन का बना होता है। जब माँ के अंदर पेट में जब बच्चा होता है तो उसे ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही होती है। उस कम ऑक्सीजन में भी काम चलाने के लिए बॉडी में ऐसा हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड रखता है। ओके मैम। जैसे बेबी बॉर्न होता है, अब उसकी ब्रीदिंग मदर से इंडिपेंडेंट है, वो खुद से ब्रीथ कर रहा है, ऑक्सीजन उसे बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो वो हीमोग्लोबिन स्विच होता है अडल्ट हीमोग्लोबिन में। तो जो पहले वाला हीमोग्लोबिन था वो टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो साइड कंपोनेंट है सीरम बिलिरुबिन जिसे हम पीलिया कहते हैं, तो उसे लीवर धीरे धीरे हैंडल करना सीखता है और फिर वो बॉडी से निकलता है। मैम न्यूबॉर्न तो बोल नहीं सकता, तो पेरेंट्स को ऐसे कौन से साइन पता होने चाहिए कि बच्चा बीमार है और डॉक्टर को दिखाना है? बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम भी ये कहते हैं कि बच्चों में कम्युनिकेशन का जो एक माध्यम है वो ओनली एंड ओनली क्राइंग, है ना। तो जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ क्लूज़ होते हैं। शुरू में हर एक कपल को 1 वीक 2 वीक थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट बेबी एंड पेरेंटिंग, बट धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि अच्छा दिस इज़ मेरे बेबी का नॉर्मल बिहेवियर है, आज कुछ अलग लग रहा है। ठीक है, वो क्लूज़ क्या है? फीडिंग, बच्चा आज ज़्यादा फीड नहीं कर रहा है, धीरे धीरे ले रहा है, या वॉमिट कर रहा है, स्टूल यूरिन का पैटर्न कुछ चेंज हो गया, या तो लूज स्टूल है या पास नहीं कर रहा है, पेट सॉफ्ट नहीं लग रहा है, स्लीप या तो एक्सेसिव स्लीप है, लेथर्जिक हो गया बेबी, या बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है, सो नहीं रहा है, स्किन में कुछ इश्यूज़ लग रहे हैं, कोई दौरे जैसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मूवमेंट्स हैं, देन दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर।
तो लूज मोशन तो मैम बच्चों में काफ़ी कॉमन है, तो क्या लूज मोशन के टाइम पे हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए? सर एक्चुअली लूज स्टूल को एक बहुत बड़ा मिथ है। जब बच्चे न्यूबॉर्न में ये बहुत नॉर्मल है कि वो 8 से 10 बार एक दिन में स्टूल पास कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आपने फीड करवाया सेम टाइम पे वो पास कर देंगे। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। ओके। क्योंकि पेट का साइज बहुत छोटा है, आप समझिए नींबू के साइज का है। आप जैसे ही उसका पेट भरेंगे वो आगे पास ऑन हो जाएगा। बट अगर बेबी वेट गेन कर रहा है, बेबी इज वेल, फीड अच्छे से कर रहा है, तो इट इज़ नॉट अ लूज स्टूल। ओके मैम, लूज स्टूल का मतलब है पतला आना चाहिए। लूज स्टूल मतलब हाँ, जैसे हम कहते हैं कि पूरा वाटरी है, यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन यूरिन एंड स्टूल, ओके देन ओनली इट्स अ लूज स्टूल। ओके मैम, कुछ बच्चों में मैम कॉन्स्टिपेशन भी होती है, 3-3 दिन तक बच्चे स्टूल पास नहीं करते। वो भी सर नॉर्मल है, दोनों ही पैटर्न नॉर्मल है। कई बार बच्चा आज स्टूल पास कर रहा है, कल नहीं कर रहा है, परसों कर रहा है। कई बार वो वंस इन अ वीक भी करते हैं। ओके। हाँ जी, तो Okay. ये नॉर्मल है। अगर पेट सॉफ्ट है, बच्चा फीड पास कर रहा है, और फीड ठीक से ले रहा है एंड वेट गेन कर रहा है। बट यूजुअली व्हाट वी डू कि थायराइड की स्क्रीनिंग हम सब में कराते हैं, बिकॉज दैट शुड नॉट बी अ रीजन फॉर कॉन्स्टिपेशन। ओके। अगर आपका थायराइड हो रखा है चेक, दैट इज नॉर्मल, तो कुछ नहीं करना। बच्चों में फीवर भी काफ़ी कॉमन है मैम, तो क्या फीवर टेंशन की बात होती है? किस एज पे हो रहा है, किस रीज़न से है, वो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके। यूजुअली न्यूबॉर्न में फीवर ऐसे नहीं होता है कि वैसे ही हो गया। जैसे आपने सुना हो, जब हम 6 वीक 10 वीक ओके। और ना 14 वीक्स की वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसमें फीवर आपका आ सकता है। ठीक है। यूजुअली वो आपके डॉक्टर आपको समझा के भी भेजते हैं। बट अगर न्यूबॉर्न में फीवर आ रहा है, तो पहले तो आपको रूल आउट करना है एनवायरमेंटल कॉज। आपने ओवर रैपिंग तो नहीं की हुई, ज़्यादा शायद कपड़े पहनाए हुए हैं, रूम गर्म रखा हुआ है। अगर वो सब नहीं है रीज़न और बेबी को फीवर आ रहा है, तो आपको ऑफकोर्स डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हम उल्टा सोचते हैं मैम कि बच्चे को ठंड की वजह से फीवर होता है। सर दोनों चीज़ें हैं का, अब डिपेंड करता है आप किस सीज़न में बेबी को देख रहे हो, विंटर में है या गर्मी में है, उस हिसाब से आप रूल आउट करेंगे। ठीक है मैम, क्या मैम न्यूबॉर्न बेबी को हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी रेगुलर चेकअप करवाने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि हेल्दी है, आप कह रहे हो फिट है, ये आपने माना है ना। बट एक्चुअली टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ नॉट ओनली इंक्लूडिंग वेट, हेड साइज, लेंथ बेबी की, उसका क्या फीडिंग पैटर्न चल रहा है, यूरिन स्टूल का है, कोई और स्किन इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, या कोई स्क्रीनिंग तो नहीं रह गई, कोई टेस्ट तो नहीं रह गए। न्यूरो डेवलपमेंटल जो अपना असेसमेंट रहता है, यानी कि किस एज पे बेबी को क्या माइलस्टोन अचीव करने चाहिए, ठीक है, वो सब ज़रूरी है। तो मैम ये फॉलोअप का कोई शेड्यूल होता है कि इतने इतने टाइम के बाद दिखाना है? सब इनिशियली तो जब कोई भी बेबी अगर निकू से डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम उसे मतलब एवरी वीक बुलाते हैं। जब हमें लगता है कि बेबी अप टू 3 kg का हो गया है, नाउ बेबी इज़ मतलब थर्मोस्टेबल, की घर पे अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, उसको हम बुलाते हैं वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग, 6 वीक पे 10 वीक पे। तो बीच बीच में जब वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, दैट इज़ द विंडो जहाँ पे हम बाकी सब एग्जामिनेशन भी उसका करते हैं। मैम ये NICU वाले जो बच्चे होते हैं जिनको ICU में रखना पड़ता है, या फिर ऐसे बच्चे जिनको नहीं रखना पड़ता, दोनों के लिए सेम होता है या फ़र्क होता है? फॉलोअप में सर? यस मैम। हाँ जी, फ़र्क है सर। ऑफ कोर्स जो बेबीज डायरेक्टली मदर के पास शिफ्ट हुए हैं, उनको हम 1 वीक देन 2 वीक इस तरह से बुलाते हैं। ठीक है मैम। या कोई है अगर कोई कंसर्न हमारी, उसमें बुलाते हैं। ओके। जैसे आपने प्रीमेच्योर या जो दूसरे टर्म बेबी जो निकू से निकले हैं, हाँ। उनमें डिपेंडिंग की हमने कब डिस्चार्ज किया है। बहुत यंग एज पे डिस्चार्ज किया है, तो विद इन 72 आवर्स हम उन्हें फॉलोअप में बुलाते हैं। ओके। थोड़े ओल्ड हैं तो हम उनको उन्हें थोड़ा 1 वीक में जल्दी फ्रीक्वेंसी में बुलाते हैं। जी। मैम बच्चों में क्या सारे वैक्सीनेशन करवाने जरूरी होते हैं? बिल्कुल, इंडियन अकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो भी शेड्यूल में उन्होंने रिकमेंडेड है, वो सब हमें लगवाने चाहिए। ओके मैम।